व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड? देखिए, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन जो है, ये एक ट्रस्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा शुरू किया गया था करीब 2000 सन में। तो अभी जो मेक इन इंडिया का जो नरेंद्र मोदी का जो स्लोगन है, ये कोई नया स्लोगन नहीं है, ये 15 साल पुराना स्लोगन है। और इसका जो मेन पर्पस है कि नेशनल और इंटरनेशनल, बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया के जो एस्टेब्लिश ब्रांड हैं उनको उनके में अवेयरनेस लाना, सचेतन लाना कि हमारे फॉरेन जो करेंसी है उसकी अर्निंग हो। तो हम बोलेंगे टू मेक मेड इन इंडिया ए लेवल ऑफ क्वालिटी। तो यही इसका मतलब है। इसी के लिए जो है इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड जो एक ट्रस्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का है, उसे चालू किया गया था। Which of the following Mahatma Gandhi series of currency notes issued by the RBI, Reserve Bank of India, has a drawing of the Parliament House depicted on it? हम जानते हैं कि 1996 में महात्मा गांधी सीरीज के नोट्स निकले, आरबीआई ने छापा। ये 5 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का है। इसमें जो 50 रुपए का नोट है उसके एक तरफ महात्मा गांधी का फोटो है, दूसरी तरफ जो है हमारे इंडियन पार्लियामेंट का पिक्चर दिया हुआ है। तो 50 रुपए का नोट जो है उसके अंदर ही इंडिया के पार्लियामेंट हाउस का फोटो दिया हुआ है। व्हाट आर ओपन मार्केट ऑपरेशन? इसको हम इसमें बोलते हैं, ओएमओ भी बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस को। तो ये जो देखिए, ये जो एक्टिविटीज है इसके बारे में तो हम जब इकोनॉमिक्स की पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स के थ्योरीज में हम पढ़ेंगे। लेकिन ये जो ओएमओ है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, इसका जो मेन जो ध्येय है, मेन जो पर्पस है, वो है कि गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज जो हैं, गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं, वो ओपन मार्केट में थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सहारे बेचना। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब यही है। और इसके तरह से इस ऑपरेशन से गवर्नमेंट जो है इन्फ्लेशन, मतलब है मुद्रास्फीति, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, इन सब पे कंट्रोल करती है। तो हम ओएमओ के बारे में तो जरूर आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम जान लेते हैं व्हाट आर ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो वो है सेलिंग ए गिल्ट एज सिक्योरिटीज बाय द गवर्नमेंट। मतलब सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय द गवर्नमेंट। गिल्ट एज मतलब होता है बॉन्ड्स एंड अदर्स। इसकी जो सेलिंग है, ये जो ओपन मार्केट मतलब थ्रू बैंक से, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से सेल किया जाता है, इसे ही हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस बोलते हैं। व्हाई डिड द गवर्नमेंट बैन द इंपोर्ट ऑफ टर्मिनेटर सीड्स? टर्मिनेटर सीड्स क्या है? ये टर्मिनेटर सीड्स में क्या होते हैं कि ये जो सीड्स से आप जो पौधे उगाएंगे, उसके जो फल होंगे, उसके फल के में कोई बीज नहीं होगा। ये जेनेटिकली इम्प्रूव्ड फल हैं। इससे क्या होता है कि आप बहुत सारे फल पैदा होते हैं और इनमें कीड़े वगैरह भी नहीं होते हैं। लेकिन ये जो है, ये एक दूसरे तरह के हाइब्रिड हैं, जेनेटिकल हाइब्रिड आप बोल सकते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि आपको जो है दूसरे साल, जैसे किसान लोग जो एक आज फसल उठाए, उसमें से जो फल हुआ, उस फल के बीज को रख लिया, उस बीज से फिर आगे का फल आप माने पौधे उगाते हैं, उस बीज को जमीन में रोप के। लेकिन टर्मिनेटर सीड्स में क्या होता है, बीज होते ही नहीं है। तो हर साल आपको बीज खरीदने होंगे। भले आपके फलन काफी अच्छे होंगे, फसल अच्छे होंगे, लेकिन बीज हर साल खरीदना होगा। और ये टर्मिनेटर सीड्स बनाने वाले होते हैं मल्टीनेशनल बड़े कंपनीज। तो गवर्नमेंट को ये डर लगा कि अगर हमको बैन नहीं करते हैं, इसकी जितनी अच्छाई है उससे कहीं बुराई इसलिए है कि सारा का सारा हिंदुस्तान जो है विदेश के कुछ कंपनियों के हाथ में गुलाम बन जाएगा, क्योंकि फसल उगाने के लिए उन्हें टर्मिनेटर सीड्स की जरूरत होगी। जिसके लिए हम जवाब में बोलेंगे, दिस सीड्स कंटेन जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रॉपर्टीज टू प्रिवेंट फर्दर मल्टीप्लीकेशन। मतलब इन जो टर्मिनेटर बीज, इससे जो फल होते हैं, जो फसल होता है, उसमें जो माने फल होते हैं उसमें कोई बीज नहीं होता है। तो आगे का फसल बनाने के लिए कोई माध्यम नहीं है, क्योंकि उसके लिए फिर से टर्मिनेटर सीड्स खरीदना पड़ता है। तो इस कारण से सरकार ने इसे बैन कर दिया। हाउ डज द कंज्यूमर बेनिफिट विथ वैट? वैट का फुल फॉर्म क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये वैट जो है, ये क्या होता है
ये आप जैसे एक मतलब जब सेलिंग के सेलर नेटवर्क में एक सेलर से दूसरे सेलर में जाता है तो सेलर क्या करता है, जितने दाम पे खरीदता है उसी के ऊपर टैक्स लगाता है, जो जिसको जितना टैक्स होता है वो उतना ही पे करता है। तो मतलब है कि ये वैट की जो प्रक्रिया है, जिसको हम आगे के टेक्स्ट में जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम पूरा जानेंगे वैट के बारे में, अभी इतना जानते हैं। ये वैट की जो प्रक्रिया है, इट रिमूव्स टैक्स ऑन टैक्स एंड थस रिड्यूस प्राइस राइज। मतलब क्या है कि पहले क्या है कि जो होता था, अभी का जो सिस्टम है वैट लगने के पहले जो होता था वो था कि हमने 5 रुपया का सामान खरीदा, 5 रुपये में 10% हमने टैक्स दे दिया, तो 5 रुपया 50 पैसा हो गया। 5 रुपया 50 पैसे को अगला जो व्यवसायी है वो बेचता है, उसमें फिर उसने 10% का टैक्स लगा दिया, तो उसने 55 पैसे का टैक्स ले लिया। अब क्या हुआ कि देखो सरकार को तो 50 पैसा ही गया, लेकिन 50 और 55 दो जगह टैक्स लगे, मतलब 1 रुपया 5 पैसा टैक्स में चला गया। तो इस सिस्टम में इस प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए वैट को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो हम बोलेंगे क्या, इट रिमूव्स टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स लगने की जो प्रक्रिया थी उसे खत्म करने के लिए वैट को लगाया गया है। इस सवाल को देखें, इन एस्टिमेटिंग द बजटरी डेफिसिट द ऑफिशियल अप्रोच इन इंडिया इज टू एक्सक्लूड। पहले है कि जब हम बजटरी डेफिसिट मतलब का हम कैलकुलेशन करते हैं तो ऑफिशियल अप्रोच क्या होता है। पहले हम बजटरी डेफिशिएंसी को तो समझें। बजटरी डेफिसिट क्या है, मतलब जितना आय है हमें और जितना खर्च होगा। मतलब अगर 5 रुपए की आय है और हमें पूरे साल में 6 रुपया खर्च करने की है, तो हमारे पास आय तो 5 रुपया आया हुआ है, अब हम खर्च क्या करेंगे 6 रुपया, तो 1 रुपया क्या होगा, 1 रुपया डेफिसिट होगा, कमी होगा, क्योंकि हमारी आय 5 ही रुपया है और खर्च हमें 6 रुपया करना है। तो बजट जब भी पेश किया जाता है तो आमदनी से ज्यादा जो होता है, चूंकि हमारे इंडिया में डेवलपमेंट के बहुत सारे वर्क हैं, बहुत सारे गरीबों के लिए वर्क रहते हैं, तो इसके लिए बजटरी बजट डेफिसिट बजट होते हैं। डेफिसिट बजट में को हम क्या बोलते हैं, खर्चे से आय से खर्चा ज्यादा। अब इसमें जब होता है कि जब ये बजट की डेफिसिट होता है तो बैंक क्या करता है, ये गवर्नमेंट क्या करता है, उसके जो पैसे जो आरबीआई में रखे हुए रहते हैं, कैश पैसे जो रखे हुए रहते हैं, वो पैसे को वो माइनस कर देता है। तो हम इसको बोलेंगे ड्रॉइंग डाउन द कैश बैलेंस। मतलब सरकार की जो कैश बैलेंस कहां पे रहती है, आरबीआई में। तो आरबीआई में जो कैश बैलेंस होता है उसको माइनस करके बजटरी डेफिसिएंसी को हम कैलकुलेट करते हैं। ये इंडिया का नियम है। तो बजटरी डेफिसिट के बारे में हमने पहले समझा। बजटरी डेफिसिट का मतलब है आय जितना है, इनकम जितना है, उससे कहीं ज्यादा अगर हम खर्च करते हैं तो हमारा एक डेफिसिट होता है, कमी होता है, क्योंकि हमें 5 रुपए की आय है, 6 रुपया हमें खर्च करना है, तो 1 रुपया क्या हो गया, कमी हो गया, जिसी को डेफिसिट बोलते हैं। अगर 1 रुपया में समझ लीजिए कि 54 मेरा आरबीआई के पास है, तो हम उसको माइनस कर देंगे कि वो तो पैसा मेरे पास है, तो फिर हम डेफिसिट क्या बताएंगे, 75 पैसा बताएंगे। तो यही इसका मतलब हुआ। अब जरा इस सवाल को देखें, द बेस्ट वे ए बैंक कैन अवॉइड लॉस इज टू। एक बैंक जो है अपने लॉस को, हानि को कैसे अवॉइड कर सकता है। देखिए बैंक का काम क्या है, बैंक काम है जो पैसा पब्लिक से वसूलती है वही पैसा वो लोन करके दूसरे को देती है, और लोन से जो उसे सूद के रूप में मिलता है वही मुनाफा होता है। लेकिन बैंक को लॉस कब हो जाता है, जब जो पैसा लेता है पैसे को लौटाता नहीं है, तो फिर क्या है कि सूद तो गया ही, मूलधन भी चला जाता है। इसके लिए क्या है, इसको कंट्रोल करने के लिए एक्सेप्ट साउंड कोलेटरल। कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब देखिए, कहने का मतलब क्या है, बैंक जब लोन देता है तो आपके जमीन को मॉर्गेज करता है, तो वो तो हो गया, वो प्राइमरी सिक्योरिटी हो गया कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो बैंक आपकी जमीन को बेचकर पैसा वसूल करेगा। लेकिन उसमें भी है कि आपका 4 रुपए का जमीन था, बैंक ने आपको 5 रुपया लोन दे दिया, क्योंकि आपने 4 रुपए के जमीन को गलत तरीके से उसने 6 रुपया दिखाया था। तो इसके साथ होता है एक दूसरा गारंटर भी लिया जाता है, जिसको कोलेटरल सिक्योरिटी बोलते हैं। जब प्राइमरी सिक्योरिटी से पूरा पैसा वसूल नहीं होता है तो बैंक क्या करता है, कोलेटरल सिक्योरिटी को से वो पैसा वसूलता है। क्यों, कोलेटरल सिक्योरिटी ने ये क्या कहते हैं, बैंक को गारंटी देता है थ्रू कोलेटरल सिक्योरिटी से कि अगर प्राइमरी सिक्योरिटी से आपका जो आपने जो पैसा दिया है वसूल नहीं होता है, तो मैं जो बाद बाकी का पैसा है वो भरपाई करूंगा। तो इससे बैंक के लॉस रुक जाते हैं। तो इसके लिए बोला गया एक्सेप्ट साउंड कोलेटरल। जबकि ये प्रैक्टिकली काफी नहीं है। क्यों भैया, आप पैसा लेंगे तो मैं क्यों मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपका भाई हूं, लेकिन कोलेटरल सिक्योरिटी में मैं साइन करने के लिए जरूर झिझकूंगा। तो लेकिन चलिए, अभी तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या होगा, द बेस्ट वे ए बैंक कैन अवॉइड ए लॉस इज टू एक्सेप्ट साउंड कोलेटरल। एक सवाल इस पे देखें, विच एमिट्स द फॉलोइंग रूरल बैंक्स
हैज बीन नेम्ड आफ्टर ए रिवर, एक नदी के नाम पर किस रूरल बैंक का नाम पड़ा हुआ है, नीचे जो दिया हुआ है उसमें से। देखिए आपका जो वर्धा रिवर है, साउथ इंडिया में बहती है, वर्धा रिवर है जो विदर्भ रीजन में है, तो उस वर्धा रिवर के नाम, नदी के नाम के ऊपर ही हुआ है वर्धा ग्रामीण बैंक। तो वर्धा ग्रामीण बैंक जो है एक रीजनल आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक है, जो वर्धा रिवर जो है वो विदर्भ एरिया में जो है उसके नाम पर, उस नदी के नाम पर इस बैंक का नाम पड़ा हुआ है। अब जरा इस सवाल को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ द आरबीआई। आरबीआई का ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? हमने ओएमओ के बारे में अभी पढ़ा है। ओएमओ में क्या है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ट्रेडिंग करती है बैंक्स। आरबीआई करती है किसकी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, गवर्नमेंट बॉन्ड्स की। तो हम बोलेंगे ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज जो है वो ओपन मार्केट ऑपरेशन है। देखिए आप, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन पे बहुत सारे सवाल आएंगे, तो इसके लिए मेरे को टेक्स्ट मैटर्स में, इकोनॉमिक्स में हम जानेंगे, लेकिन ये इंडियन इकोनॉमी में भी इसके जो सवाल जो तरह तरह के रूप में हैं उसे भी हम अपने तरीके से सॉल्व जरूर करेंगे। अब जरा इस सवाल को देखें, ड्यूरिंग विच 5-year प्लान ओल्ड इंडिया ले डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ नीड टू एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। तो देखिए, हाँ, पहले जब था हमारे पंचवर्षीय योजना में था कि इस तरह के आधुनिकीकरण और इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते जो हमारे पर्यावरण एनवायरनमेंट में जो इफेक्ट हो रहा था वो 8 पंचवर्षीय योजना तक उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन 9वीं पंचवर्षीय योजना से 9th 5-year प्लान से ये पूरा का पूरा ध्यान दिया गया। हम डेवलपमेंट तो करें लेकिन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के तर्ज पर न करें, मतलब एनवायरनमेंट में हमारी जो ये क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए या कम से कम नुकसान पहुंचाए हम अपने 5 years प्लान में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी डेवलपमेंट पे हम ध्यान दें। तो ये 9th 5-year प्लान से हमारा ये शुरू हुआ। याद रखेंगे, एनवायरनमेंट के ऊपर जो जोर है वो 5-year प्लान में 8th 5-year प्लान तक नहीं हुआ था, 9th 5-year प्लान से 9वीं पंचवर्षीय योजना से हमारा जो है पर्यावरण पर ध्यान हमने संपूर्ण रूप से दिया। अब इस सवाल को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई। आरबीआई की आर्थिक नीति में क्या नहीं है? देखिए, आर्थिक नीति जो आरबीआई का, उसके जो मेन गाइडलाइन है उसमें बोला गया है बूस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो आर्थिक प्रगति के करना ये आरबीआई का एक ये है। डायरेक्ट क्रेडिट इन डिजायरेबल डायरेक्शन, ठीक है, ये भी आरबीआई का एक एम है। कंट्रोल इन्फ्लेशनरी प्रेशर, मुद्रास्फीति के प्रेशर को घटाना, ये भी आरबीआई का काम है। लेकिन आरबीआई का जो काम नहीं है वो है एंश्योर सोशल जस्टिस, क्योंकि सोशल जस्टिस में मौद्रिक नीति का कोई रोल नहीं होता है, ये तो कोर्ट की बात होती है। ये इसका जो है ये इंडियन जुडिशियरी देखता है हमारा। तो आरबीआई के फंक्शन में एंश्योर सोशल जस्टिस का कोई फंक्शन नहीं है। जरा इस सवाल को भी देख लें, विच बैंक वाज मर्ज्ड इन द पंजाब नेशनल बैंक इन February 2003। तो जानते हैं 2003 में जो है वो आपका नेडुगरी बैंक लिमिटेड जो है, जो केरला का सबसे ओल्डेस्ट बैंक है, क्या है, नेडुगरी बैंक लिमिटेड, वो जो है पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया था, क्योंकि नेडुगरी बैंक लिमिटेड सिक हो गया था, इसके लिए उसे पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज करा दिया गया था। और केरला का वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैंक है नेडुगरी बैंक लिमिटेड, जो अभी पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज हो गया है। 2003 में यह घटना फरवरी महीने में हुआ था। अब जरा इस सवाल को देखें, स्टेट विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वैट। वैट के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो वैट हम जानते हैं वैल्यू एडेड टैक्स है, जो सेल टैक्स के जगह पे लगाया गया है। तो इसमें जो सत्य है उसको बोल देते हैं, ऑल स्टेट्स हैव यूनिफॉर्म वैट फॉर द सेम प्रोडक्ट, मतलब हर राज्य में तब हर प्रोडक्ट का एक ही दाम होगा, वो सही है। स्टेट हैव डिस्क्रिशन टू द रेट ऑफ टैक्स विद इन द 4 रेट्स प्रिस्क्राइब्ड। स्टेट को एक ये होगा कि वो अपने राज्य में कौन सा वैट के जो 4 स्लैब है उसमें से कौन सा स्लैब यूज करेगा। इट विल प्रोमोट प्रोडक्शन एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये जो है प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों के एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। 4th है, इट विल मेक आवर एक्सपोर्ट मोर कॉम्पिटिटिव। नहीं नहीं नहीं, देखिए हमारा जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट में वैट का कोई फंक्शन नहीं होता है।
ठीक है ना। तो वैट जो है हमारे एक्सपोर्ट को किसी तरह प्रमोट नहीं करता है, तो वैट का कोई भी प्रभाव एक्सपोर्ट पर नहीं होता है। Reserve Bank of India keeps some securities against notes. These securities are always less in comparison to. तो ये कहने का मतलब है कि रिजर्व बैंक, जब आपका कोई कमर्शियल बैंक जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, स्टेट बैंक हो गया, जब रिजर्व बैंक से पैसा लेती है, मतलब नोट्स के लेती है, तो उसके अगेंस्ट में उसे सिक्योरिटीज रखने पड़ते हैं। वो सिक्योरिटीज जो है बहुत ही कम होते हैं जो मुद्रा वैल्यू में। तो कहने का मतलब है अगर 50 लाख रुपया लेना गवर्नमेंट को, ये बैंक को लेना है, तो उसके अगेंस्ट में वो उसे एसएलआर बोलते हैं, एसएलआर का बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है वो कम होता है। लेकिन बैंक किस फॉर्म में रखती है? तो बैंक गोल्ड के रूप में रखती है, फॉरेन बॉन्ड्स के रूप में रखती है, या गवर्नमेंट बॉन्ड्स के रूप में। किसके पास जमा रखती है? आरबीआई, रिजर्व बैंक के ऊपर। तो कहने का मतलब है अगर 50 लाख रुपया लेना है तो 1/15 का मतलब होता है करीब करीब 6 से 7 लाख रुपया रखना पड़ता है। लेकिन ये 6 से 7 लाख रुपया जो उसे रखना पड़ता है एसएलआर के रूप में, वो होता है या तो वो गोल्ड के रूप में रिजर्व बैंक के पास जमा रखती है, या फॉरेन बॉन्ड्स के रूप में जमा रखती है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स के रूप में आरबीआई के पास जमा रखती है। इस सवाल को देखें, मर्चेंट बैंकिंग इज एन इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स फाइनेंस टू। देखिए मर्चेंट बैंक क्या है? मर्चेंट बैंक एक रेगुलर बैंक नहीं है। वो मर्चेंट बैंक में आप जाके पैसा जमा नहीं कर सकते हैं, मर्चेंट बैंक में आप जाके पैसा लोन के रूप में ले नहीं सकते हैं। मर्चेंट बैंक केवल बड़े बड़े आपके कंपनीज को लोन देती है, और वो लोन नहीं देती है बल्कि उसके शेयर्स को खरीद के शेयर्स के बदले में पैसे देती है। तो ये जो है ये एक रेगुलर बैंकिंग नहीं होता है। मर्चेंट बैंक एक और भी होता है जिसको इंटरनेशनल मर्चेंट बैंक बोलते हैं, जिसके बारे में यहां पे दिया हुआ है। वो क्या है? जैसे कोई विदेश में कोई यहां पे किसी कंपनी में पैसा लगा रहा है, तो वो क्या करता है, विदेश की कंपनी वो डायरेक्ट इस जैसे तो टाटा को ऐसे उधार नहीं दे सकता है, टाटा का शेयर वो परचेस करता है। तो इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड अमॉन्ग कंट्रीज। तो मर्चेंट बैंकिंग का एक और भी फॉर्म है, एक रूप है, उसको बोलते हैं क्या? इंटरनेशनल ट्रेड अमॉन्ग कंट्रीज। ये मर्चेंट बैंक का फंक्शन में एक फंक्शन जरूर है। द सिस्टम ऑफ इशूइंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ मनी इन द मार्केट इज नोन एज। देखिए क्या होता है कि बैंक को जब वो कस्टमर से पैसा लेती है, तो फिर उस पैसे का एक पोर्शन जो है उसे रिजर्व बैंक में कैश के रूप में ही जमा करना पड़ता है। उसको हम क्या बोलते हैं? CRR, कैश रिजर्व रेशियो। और ये जो CRR है एक मिनिमम रिजर्व रेशियो है। तो इसके लिए हम बोलेंगे कि अगर जो पूरे मार्केट में पैसा का जो कंट्रोल होता है थ्रू बैंक से, वो किसके सहारे होता है? CRR मतलब है कैश रिजर्व रेशियो। और ये क्या है? मिनिमम रिजर्व रेशियो है। तो हम बोलेंगे द सिस्टम ऑफ इशूइंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ मनी इन द मार्केट इज नोन एज मिनिमम रिजर्व रेशियो। अब इस सवाल को देखें, विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट ट्रांजैक्ट इट्स बिजनेस थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए हमारे देश का सारे स्टेट का रूल जो है, देखिए हम इसे पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ चुके हैं कि उनको सारे स्टेट का जो बिजनेस है, डिपॉजिट्स है, सब कुछ उनको आरबीआई के सहारे करना पड़ता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सहारे करना पड़ता है। केवल एक जम्मू एंड कश्मीर ही है जो अपनी जो जहां की स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस आरबीआई से करने के लिए मजबूर नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट ट्रांजैक्ट इट्स बिजनेस थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। देखिए सवाल तो एकदम सेम का सेम रिपीट हुआ है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज नॉट एन एम ऑफ द मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आर्थिक नीति में क्या नहीं आता है? तो हमने बोला कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक नीति भी आता है, डायरेक्ट क्रेडिट जो है विद ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ये भी रिजर्व बैंक के ऑब्जेक्ट में आता है, टू कंट्रोल द प्रेशर ऑफ इन्फ्लेशन ये भी आता है, लेकिन टू एंश्योर सोशल जस्टिस ये नहीं आता है। रिजर्व बैंक का काम नहीं है, ये किसका काम है? ये न्यायालय का काम है, जुडिशियरी का काम है सोशल जस्टिस को एंश्योर करना। तो यही आरबीआई का फंक्शन नहीं है। इस सवाल को देखें,
The government of India made it obligatory on the part of all commercial banks that they should give some cash amount while purchasing government bonds. What would you call this? सरकार ने ये मैंडेटरी बना दिया है कि जब भी कोई बैंक जो है आरबीआई से ये परचेज करेगा, क्या कहते हैं, सिक्योरिटीज गवर्नमेंट बॉन्ड्स को परचेज करेगा, तो कुछ कैश पैसा मतलब रुपए के रूप में देना होगा, बाद बाकी वो गोल्ड या अदर्स में दे सकते हैं। देखिए, ये जो आपका आरबीआई से जो है सिक्योरिटीज परचेज करना है, ये टोटल का मामला ही होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको एसएलआर बोलते हैं। ये एसएलआर के फंक्शन में जाता है, ये कैश रिजर्व रेशियो नहीं है। कैश रिजर्व रेशियो तो है कि जब बैंक के पास जितना पैसा आता है कैश के रूप में, उसका एक पोर्शन जो है मैंडेटरी होता है आरबीआई में जमा करना। लेकिन जब बैंक सिक्योरिटीज परचेज करती है तो उसमें भी थोड़ा कैश पैसा देना होता है, जो एसएलआर या हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के में आता है। इस सवाल को देखें, द रिसिप्ट्स ऑफ विच द फॉलोइंग टैक्सेस ड्यूटीज आर नॉट शेयर्ड विद द स्टेट। तो मतलब वो सरकार, केंद्र सरकार की कौन सी आमदनी है जिसका कोई हिस्सा राज्य को नहीं मिलता है। मतलब देखिए, राज्य को तो ऐसे क्या है कि उसको इसके रूप में मिल सकता है, क्या कहते हैं, अनुदान के रूप में, लेकिन उस टैक्स का डायरेक्ट बंटवारा राज्य के साथ नहीं होता है, तो उसको बोलेंगे टैक्स ऑन इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। ये जो है इसमें राज्य के साथ बंटवारा नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राज्य को उस पैसे में से अनुदान के रूप में नहीं दिया जा सकता है। तो दैट इज द इसका आंसर होगा 1। द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री इज, अगर एक शब्द में बोला जाए कि किसी देश का राष्ट्रीय आय क्या है, तो हम बोलेंगे टोटल प्रोडक्टिव इनकम। टोटल प्रोडक्टिव इनकम इज द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री। Under the minimum reserve system, the Reserve Bank of India as the sole authority of note issue as required to maintain assets worth not less than, देखिए 200 करोड़ रुपया। 200 करोड़ रुपया जो है वो मिनिमम मेंटेन करना पड़ता है। The assets of issue department were to consist of not less than 2/5 of gold coin। तो ये पहले का नियम था। अब है कि मिनिमम आपको 200 करोड़ का आपको राशि जो है आरबीआई के पास जमा रखना होगा। अर्थात कोई भी बैंक अगर आज खुलता है तो कोई भी बैंक अपना मिनिमम 200 करोड़ रुपया आरबीआई के पास जमा रखना पड़ता है। अब इस सवाल को देखिए, विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग टैक्सेस कलेक्टेड बाय द यूनियन इज नॉट मैंडेटेड टू बी असाइन टू द स्टेट। कौन सा टैक्स है जो दिया हुआ है ऑप्शंस में, उसमें जो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं ले सकता है, दैट इज हम जानते हैं सर्विस टैक्स। और आज के दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी आमदनी जो है वो सर्विस टैक्स से ही होता है। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी इन इंडिया वाज टू एंश्योर, हम जो बोलते हैं लाइसेंस राज इंडिया का, और कहीं कहीं तो बड़े गलत शब्दों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन लाइसेंस राज क्या था? लाइसेंस राज था क्या कि तो उस वक्त अगर फैक्ट्रियां लग रही थी तो केवल बॉम्बे में लग रही थी, कलकत्ता में लग रही थी, आपके कानपुर में नहीं लग रहा था, आपके लखनऊ में नहीं लग रहा था, आपके दिल्ली में इंडस्ट्रीज नहीं लग रहे थे। लाइसेंसिंग का मतलब होता है बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अक्रॉस रीजन। हर पूरे देश के हर भागों में जहां पे जो भी सुविधा है उस सुविधा को मद्देनजर रखते हुए वहां पे इंडस्ट्री को डेवलप करने का, यही जो है आपका इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी था, जो 1980 के दशक में काफी ज्यादा स्ट्रांग था। तो इसका आंसर क्या होगा? बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अक्रॉस रीजियंस।